सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो न्यूज़पेपर कटिंग जो मेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सीरीज़ में शुरू किया हूँ 25 नवंबर से। तो 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आया था मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका मैं लेक्चर, उसका नोट्स आपके टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी उसका क्वेश्चन भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में क्या करूँ, एक टॉपिक मैं कवर करूँगा। हालांकि 1 से लेकर 4 दिसंबर तक में 2-3 टॉपिक जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आया हुआ, लेकिन मैं एक आज ये टॉपिक कवर करूंगा जिसमें कि बिहार के विकास को लेकर एक आर्टिकल 1 दिसंबर को आया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं भी इसको मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, जब आप 66 और 65 पेपर देखिएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा कि बिहार कि आखिर तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है और इनको कैसे दूर किया जाए। एक क्वेश्चन पूछा कब 65 बीपीएससी मेंस पेपर 2 में, और एक बार फिर पूछा आपका 66 बीपीएससी मेंस एग्जाम में कि बिहार में व्याप्त जो आर्थिक सामाजिक विषमता का मेन कारण क्या है, उसका क्या काउज क्या है, ठीक ना, और सरकार इसको दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है। ये तो जो न्यूज़ पर जो कॉलम आया है 1 दिसंबर को, उसमें सिंपल यही चर्चा किया गया है कि बिहार कि अगर विकास की हम बात करते हैं तो देखिए तमाम तरह की संभावनाएं वहाँ मौजूद है, पोटेंशियल की कोई कमी नहीं, लेकिन जो है ना आप अगर बात करते हैं ना उपलब्धि कम रही है। आखिर ऐसा क्यों है, ठीक ना। बाकी नेक्स्ट जो मैं लेक्चर लूँगा उसमें आपको मैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में काफ़ी अच्छे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ा कमी है। और उसमें एक ऐसे भी करूँगा जिसमें कि आपका ये जिज्ञासा ही नए आविष्कार का आधार है। देखिए, मैं जो भी न्यूज़पेपर बना रहा हूँ इम्पोर्टेंट मैं कोशिश करता हूँ आपको डिस्कस कर दूँ, साथ ही साथ में उसका पीडीएफ जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाता है। तो आप क्या करें कि लेक्चर को थोड़ा देख लें और जो पीडीएफ में देता हूँ डिटेल में आप उसको अच्छे से पढ़ लें। बाकी जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल मिलता है उसको लिखकर ग्रुप में सबमिट कर दें, आपका कॉपी क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा। ताकि जो यहाँ पे न्यूज़पेपर आया है, मतलब कॉलम आया है, मैं उसको पहले दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी बिहार अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन, मतलब कि एक अधूरी क्रांति के बारे में चर्चा किया गया काफ़ी अच्छे से। जो बिहार का जो सोशल है, इकोनॉमिक है, कई सारे इंडिकेटर बात किया गया है, क्यों है, क्या करना चाहिए, इसी सब का एक डिटेल में मैं आप लोग को नोट्स जो है ना ग्रुप में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। सिर्फ मैं इसमें समझा देता हूँ कि आखिर इसमें इस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अगर इंटरव्यू में अगर देंगे 70 बीपीएससी के लिए तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ भी कि हाँ भाई बिहार के आर्थिक विकास में आपको क्या समस्या नजर आती है, वहाँ से आपको क्वेश्चन ये बन सकता है। तो यहाँ देखिए कि संभावना से समृद्धि तक बिहार का आखिर अधूरी क्रांति। देखिए, अगर प्रस्तावना भूमिका में सिंपल सा बात इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि बिहार भारत का एक ऐसा स्टेट या राज्य है जहां असीम संभावनाएं होते हुए भी वो वांछित स्तर की समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। मतलब यहाँ की आर्थिक सामाजिक इंडिकेटर पे हम अदर राज्यों से काफ़ी क्या है, पीछे हैं। हमारे पास जनसंख्या लभ्यांश है, उपजाऊ भूमि है, प्रचुर जल संसाधन है, एक हमारे पास जो है ना सांस्कृतिक विरासत भी है, ऐतिहासिक धरोहर भी है, और अपने पास श्रम शक्ति कोई कमी नहीं है। सब मिलकर बिहार को भारत के संभावित ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर भी इन सारी संभावनाओं के होने के बावजूद भी इसको वास्तविक समृद्धि बनाना अभी भी एक अधूरी क्रांति है, अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन है। मतलब कि अधूरी क्रांति का क्या मतलब, यहाँ पे आर्थिक अधूरी क्रांति मतलब कि औद्योगिक विकास का अभाव है। निवेश हालांकि अभी बढ़ा है लेकिन अभी भी बहुत कम है। अदर गुजरात, तमिलनाडु या अदर जो स्टेट की बात करते हैं उसके कंपेयर में जो है अपना निवेश कम है, सीमित रोजगार है, और बड़े पैमाने पर यहाँ से लोगों का क्या हो रहा है, माइग्रेशन या प्रवास हो रहा है। सामाजिक अधूरी क्रांति मतलब क्या है, शिक्षा का लेवल अभी बहुत हमको ऊपर करना है। जैसे केरला में देखिए कितना लोग शिक्षित है। हमारे पास जो है हेल्थ सेक्टर भी बहुत मजबूत करना पड़ेगा। मतलब कि लैंगिक असमानताएं हमको देखने को मिलता है, कास्टीय जो जातीय जो भेदभाव भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम कुछ संस्थागत बात करते हैं, जो प्रशासनिक क्षमता में कुछ अभी कमी है, जो भी नीति सरकार बनाती है उसका सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन की कमी हमारे देखने को मिलता है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना व्यवहार अगर हम बात करते हैं व्यवहार में, तो यहाँ के लोगों में जोखिम लेने की क्षमता का अभाव है। बड़े बड़े उद्योगपति नहीं जैसे अदर स्टेट में, ये सब हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अनफिनिश्ड रिवोल्यूशन मतलब एक अधूरी क्रांति बिहार को लेकर ऐसा कहा जाता है। लेकिन हाँ, अब यहाँ बात हम करते हैं कि बिहार की प्रमुख क्या पोटेंशियल और बिहार क्या, बिहार की संभावनाएं क्या। देखिए, अगर हम संभावना की बात अगर अपने पास यूथ पावर है, मतलब कि 60% अधिक हमारे पास यंग पॉपुलेशन है, एक बड़ा विशाल हमारा श्रम शक्ति है, मानव संसाधन है। बस आवश्यकता ये है कि जो जनता के लाभांश
को हमको कब फ़ायदा मिलेगा, जब हम इन सारे यंग को अच्छा एजुकेशन स्किल देंगे, इनका हेल्थ अच्छा रखें, इन सब में अगर इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे तो ये हमारे लिए एक जो है ना ह्यूमन कैपिटल का काम कर सकती है। हमारे पास उपजाऊ कृषि क्षेत्र है, क्योंकि हमारे पास विश्व के जो ना सर्वाधिक फर्टाइल गंगा का मैदान है। मक्का, मखाना, सब्जी, मछली, ये सब उच्च मूल्य वाली चीज़ें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उपजा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफ़ी बड़ी संभावना है। यहाँ आप थोड़ा बिहार का मैप बना के कुछ कुछ चीज़ों को दिखा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं भौगोलिक स्थिति की, अगर बात कर देखिए, पूर्वी भारत का कहीं ना कहीं व्यापारिक मार्ग का केंद्र बन सकता है, ठीक है, ये दिखा सकते हैं। हमारे पास हिस्टोरिकल और जो कल्चरल एक तरह से धरोहर है, विरासत है, जैसे बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू धर्म का तीर्थस्थल यहाँ के काफ़ी है। नालंदा है, प्राचीन विश्वविद्यालय है, इतिहास का भंडार है। मतलब कि जो एक हम बताते हैं पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था अपने बिहार को हम बना सकते हैं, इसकी कोई कमी यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात क्या है ना, प्रवासी श्रमिकों से हम जो है ना हमारे राज्य से काफ़ी सारे लोग जो माइग्रेट करते हैं, अगर उनको यहीं हम रोजगार देंगे, ये हमारे एक बहुत बड़ा जो फायदा हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्किल पर काम करना पड़ेगा। अब ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन बाधा क्या है, ठीक है ना, आखिर कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। देखिए, पहला आर्थिक बाधा देखिए क्या है, औद्योगिकरण का मतलब का स्तर हालांकि अभी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ अभी भी कहीं ना कहीं लो है। बड़ी औद्योगिक इकाई ना के बराबर है। अभी जैसे कि पीरपैंती में एनटीपीसी लग रहा है और भी चीज़ें बन रहा है, लेकिन हाँ चीज़ें इसमें यह है कि अभी भी बड़े लेवल पे जैसे कि बड़ा बड़ा प्लांट लग जाए, आईटी सेक्टर हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाए, ये हमको अभी देखने को कम मिलता है। हमारे यहाँ कुछ भूमि विवाद भी है और निवेशक हालांकि इधर विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ फिर भी जो उतने बड़े स्तर पर नहीं है जितना होना चाहिए। रोजगार की यहाँ कमी है, बहुत सारे मतलब यंग लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, ठीक ना। उसमें कृषि में कहीं ना कहीं सिंचाई का अभाव है, छोटे छोटे ज़मीन का टुकड़ा है, खेती करने मतलब नहीं बनता है। मतलब कि कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने और कई सारा जो एग्रीकल्चर में आपको समस्या देखने को मिलता है। उसको वित्तीय व्यवस्था का हम बात करते हैं, ये भी कमजोर है। जो बैंक है वो लोन सही ढंग से नहीं दे पा रही है, तो ये सब चीज़ में कमियां हैं आर्थिक क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक अगर बाधाएं में, देखिए इसमें यह है कि शिक्षा की गुणवत्ता, अगर हम अफर का रिपोर्ट देखेंगे, इस समय कहीं ना कहीं दिखता है कि बिहार में जो स्कूल शिक्षा का भी जैसे स्तर कम है। उच्च शिक्षा हेतु बड़े पैमाने पर लोग यहाँ से कहीं अदर स्टेट पढ़ने जाते हुए भी समस्या है। हेल्थ सेक्टर में आपको कमी देखने को मिली, जितना डॉक्टर और जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर की आपका कमी है। लैंगिक असमानता, महिलाओं के साथ भेदभाव की बात कर सकते हैं, ठीक है। बुनियादी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, हमारे राज्य में क्या है कि नगरीकरण का दर काफ़ी ज़्यादा है, वही मुश्किल से 12% के आसपास है, जबकि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पर लगभग 30 या 31% के आपके आसपास है, ठीक ना। क्योंकि शहर विकास का इंजन कहा जाता है, लेकिन बिहार में ये पटना या एक दो और शहर को छोड़कर ऐसा कोई बड़ा शहर हम विकसित नहीं कर पाए। परिवहन या संपर्क सुविधाएं भी हाँ ठीक है, अभी सरकार पुल या जो भी बहुत सारा रोड बिजली काम किया, लेकिन हाँ अभी भी उसमें बहुत बेहतर करने की आवश्यकता है, ठीक ना। चलिए, अगर हम बात करते हैं कुछ प्रशासनिक या कुछ संस्थागत भी समस्या है, जैसे नीति को लेके या प्रशासनिक जो क्षमता को लेके या लाल फीताशाही को लेके, करप्शन को लेके, ये सब कुछ समस्याएं बिहार के जो हमको देखने को मिलता है। हाँ, अब इसमें यह है कि ऐसा नहीं कि मतलब कि परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक पॉजिटिव परिवर्तन को दिखाई पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सड़क के विस्तार को लेकर, गंगा पर पुल बन रहा है, मेट्रो या लॉजिस्टिक केंद्र बन रहा है, ग्रामीण संपर्क सुधार और चीज़ें हो रही है। 7 निश्चय योजना 1 है, 2 है, केंद्र सरकार की कई सारी योजना, जिससे कि बिहार में एक बेहतर प्रोग्रेस हमको दिखाई पड़ रहा है। कृषि का विविधीकरण के बाद मखाना को जीआई टैग मिल गया है, मछली उत्पादन में वृद्धि हो रहे हैं, मक्का उत्पादन हम लोग बेहतर कर रहे हैं, मधेपुरा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट सब काफ़ी अच्छा कर रहा है मक्का उत्पादन में, जैविक कृषि का विकास हो रहा है। ये सब चीज़ें एक पॉजिटिव सिग्नल मेरे पास है। शिक्षा में सुधार हम लोग कर रहे हैं, नालंदा विद्यालय फिर से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन में बढ़ावा दे रहे हैं, बालिकाओं को खासकर नामांकन स्कूलों में बढ़ा है, ठीक ना। छोटे छोटे इंडस्ट्री लग रहा है, सरकार का पॉलिसी भी है, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो रहा है। अगर सोशल परिवर्तन की हम बात करते हैं तो जीविका दीदी ने कहीं ना कहीं जो ग्रामीण महिलाओं में एक नया मतलब क्रांति ला दिया है, ये दिखा सकते हैं मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ तो ये चीज़ें एक मतलब कि दिशा में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हाँ इसको और अगर करना होगा तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला काम हमको सबसे बड़ा चीज़ है कि जो भी इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना। अगर बिहार की अगर हम बात करें, जहाँ जहाँ जो जो पोटेंशियल है, जिस इंडस्ट्री की संभावना है, वहाँ हमको छोटे मीडियम और बड़े साइज़ के इंडस्ट्री या प्लांट को लगाना पड़ेगा। खाद है, वस्त्र है, चमड़ा है, पर इसको हमको प्राथमिकता देना पड़ेगा। MSME क्लस्टर, मखाना का, सिल्क का, मसाला का, सब्जी का हमको बढ़ाना पड़ेगा।
पड़ेगा। प्रशासनिक और शासन में जो भी सुधार हो सकता है, जैसे अगर कोई लोन लेने की बात है, अगर कोई उद्योगपति लोन चाहते हैं तो उनको जल्दी मिल जाए, बिजली का व्यवस्था, ज़मीन का, ये सब होना चाहिए, ठीक ना। फिर मानव पूंजी विकास, स्कूल के लेवल पर बच्चों में कहीं ना कहीं हमको सीखने का जो है ललक पैदा करना पड़ेगा। ITI हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, स्किल इंस्टीट्यूट हो गया, इसका विस्तार करना पड़ेगा। और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ना आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ाना पड़ेगा। कृषि में हमको सुधार करना पड़ेगा, सिंचाई सुविधा का विस्तार करना पड़ेगा। जो भी सहकारी समिति कृषि जो है उसको बेहतर करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज खोलना पड़ेगा, वेयर हाउस खोलना पड़ेगा, फूड यूनिवर्सिटी लगाना पड़ेगा, ताकि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जो लोगों का माइग्रेशन होता है, क्यों नहीं हम माइग्रेशन करें, लेकिन हाँ उन लेबर को स्किल कर दें। जैसे कि अगर केरल जो राज्य है वहाँ के लोग जाते हैं विदेश तो वहाँ पे डॉलर कमा के लाते हैं, लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। तो क्यों नहीं हम भी केरल के लोगों की तरह यहाँ के लोगों को स्किल दें, ताकि अगर विदेश भी जाए तो एक बेहतर डॉलर कमा के भेजें, जो राज्य के विकास में फ़ायदा हो, ठीक ना। तो कहने मतलब ये है कि बिहार में चीज़ें हो रही है, एक बेहतर मुकाम पे हम और आगे जा सकते हैं। और हम बात करते हैं 2045 तक हमको और बेहतर करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छा सुधार मदद करना पड़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार करना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं, मतलब कि औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। इन सब के जरिए जो है ना कहीं हम 2045 एक विकसित जो बिहार की बात करते हैं, एक विकसित भारत की बात करते हैं, वो हम यहाँ पे पूरा हो सकते हैं। तो ऐसे करके आप इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आराम से जवाब दे सकते हैं। और बाकी इसमें देखिए, जब आपको PDF मिला होगा, मैं इसमें मेंस का लगभग 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी डाल दिया। अभी जो मैं लेक्चर लिया, अगर आप इसको जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे है, आराम से आपको शॉर्ट में, लॉन्ग में, जो लिखने की इच्छा है लिख के जो है आप आंसर में सबमिट कर सकते हैं। चलिए, ठीक ना। तो मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन, एक तो आपको 65 में जो पूछा गया है कि आर्थिक विकास में क्या बाधा है, या सामाजिक आर्थिक में विषमता का क्या कारण है, मोटा मोटी यहाँ से आपका आराम पर लिख सकते हैं। बाकी एक नया क्वेश्चन आपको भी दिया गया, तीनों क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आपको लगे लिख दीजिएगा। तो ऐसे आगे जो भी एग्जाम होगा मेंस में अगर पूछेगा तो आपको आराम से क्वेश्चन वो बन जाएगा। ये जो है कि निबंध जिज्ञासा ही अन्वेषण का आधार है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से यहाँ शुरू हम कर सकते हैं। जैसे कि न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखकर प्रश्न किया, सेब नीचे ही क्यों गिरा, गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत का खोज कर दिए, ठीक ना। या थॉमस एडिसन की जिज्ञासा विद्युत बल्ब को जन्म दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिज्ञासा मन में है, जिज्ञासा ही नए खोज का आपका क्या बनता है, आधार। तो यहाँ पे इस निबंध में आप सिंपल की जिज्ञासा ही वह दीपक है जो अंधकार में अज्ञान से गहन ज्ञान का प्रकाश क्या करता है, जलाता है। और एक चीज़ देखिए, मनुष्य और अन्य जीवों में सबसे बड़ा अंतर आपका क्या है, जिज्ञासु प्रवृत्ति ही तो है। ये जिज्ञासा उसे प्रकृति के रहस्यों को जानने, विज्ञान की खोजें करने, समाज सुधार लाने और आत्मबोध तक पहुंचाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करती है। संसार में जितने भी महान खोजें, आविष्कार, क्रांति हुए, वे किसी न किसी क्यों, कैसे, क्या के उत्तर खोजने की जिज्ञासा से ही क्या किया है, आपका जन्मा है। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे जिज्ञासा आपका क्या है, ठीक ना। तो जैसे जिज्ञासा में तो ये है कि किसी विषय, घटना, तथ्य को जानने की इच्छा, यह क्यों है, ऐसा क्यों संभव है, और इसी से नया आविष्कार आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। आप यहाँ एंशिएंट काल का एग्जाम्पल दे लीजिएगा, ठीक ना। आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड की गति पर प्रश्न उठाया, चरक का बात लिख, गैलीलियो का बात लिख सकते हैं, ठीक ना। फिर न्यूटन का बात लिख सकते हैं। ऐसे कई सारे चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी देखिए, अब इसमें और भी चूंकि डायमेंशन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसमें जैसे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं उसको उसी समय हमको क्यों ना उसके मन में कुछ प्रश्न जिज्ञासा हो, ऐसा कुछ हमको करना पड़ेगा, ठीक ना। शिक्षा का मूल उद्देश्य हमको बदलना पड़ेगा, ठीक ना। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चे में क्वेश्चन पूछने का जो एक चीज़ें करना पड़ेगा, ताकि वो नई चीज़ों का आविष्कार कर पाए, ठीक ना।